हाँ ये क्या, तुम बेशर्म की तरह कुर्ती लेगिंग पहनकर खड़ी हो गई। जाओ जल्दी से दुपट्टा लेकर आओ। मम्मी, आजकल ऐसे ही कुर्ती लेगिंग पहनने का फैशन है। देखो, ये फुल स्लीव का कुर्ता है, नेक भी कॉलर स्टाइल है, इसके ऊपर दुपट्टे की कोई जरूरत नहीं है। अच्छा, अब तुम मुझे सिखाएगी कि जरूरत है या नहीं। 4 किताब पढ़ने की इजाजत क्या दे दी, तेरे तो पंखे निकल गए। और खबरदार, जो आज के बाद बिना दुपट्टे के मुझे दिखाई दी। शहर में रहने का मतलब यह नहीं होता कि लाज शर्म हया सब बेच कर खा जाओ। और मैं उन माओं में से नहीं हूं जो सिर्फ बहू के लिए सख्त नियम बनाती है और बेटियों को सर पर चढ़ा लेती है। मर्यादा बहू और बेटी दोनों के लिए है, ना तो सुरभि और ना ही तुम। ऐसे बेहुदे पहनावे में मुझे कभी नजर मत आना। और सुरभि बहू तुम, इज्जतदार घरों की बहुओं का मुंह कोई ना देख पाए, उसी में उनका सम्मान होता है। अरे भाई, वो बहू ही क्या जो सारे समाज में ऐसे मुंह खोलकर घूमती फिरे। सास की कड़कती हुई आवाज सुनकर सुरभि तो एकदम सहम गई थी और सोना भी थोड़ा परेशान हो गई थी। सोना की उम्र अभी 18 साल की थी, जो शहर में हॉस्टल में रहकर अपनी पढ़ाई कर रही थी। भाई की शादी में वो गांव में अपने घर आई हुई थी। नई नई भाभी के साथ हंसना खेलना, उन्हें अपने गांव कस्बे के बारे में बताना, जैसे सोना का मनपसंद काम हो गया था। दोनों ननद भाभी के आपसी प्यार और तालमेल को नमिता हमेशा टेढ़ी नजर से देखा करती। बहू सुरभि की शादी के 1 सप्ताह बाद जब सोना और सुरभि तैयार होकर बाजार जाने के लिए निकलने लगे, इस समय नमिता ने उन्हें आड़े हाथों ले लिया और घूंघट और अदब का पाठ पढ़ाना शुरू कर दिया। इस घटना के बाद बहू सुरभि इतना तो समझ गई कि ससुराल में उसे पर्दा करके रहना पड़ेगा और घूंघट के बिना घर से बाहर निकलना मतलब घर में एक बड़े तमाशे को बुलावा देना। लेकिन सास नमिता की ज्यादतियां तो जैसे बढ़ती जा रही थी। पहले तो वो सिर्फ घर से बाहर जाते समय घूंघट के लिए टोका टाकी करती थी, लेकिन अब तो उसने एक नया फरमान जारी कर दिया था। सुरभि बहू, अरे तुमको शादी के बाद समझाया था ना कि इज्जतदार घर की बहुएं सर खोलकर बेशर्म की तरह घुमा नहीं करती। ठीक से समझ में नहीं आया था क्या? माँ जी, लेकिन मैं तो कभी भी बिना घूंघट के घर से बाहर निकलती नहीं हूँ। फिर आप नाराज क्यों हो रही हैं? अच्छा, बहुत समझदार है तू। तो घर में जो रहने वाले लोग हैं उनकी आंख फूटी हुई है, उन्हें तेरा खुला हुआ सर दिखाई नहीं देता। अरे घर में तेरे ससुर है, उनसे पर्दा करने के लिए क्या तुझे अलग से चिट्ठी लिख कर देनी पड़ेगी? बेचारे खुद ही शर्मिंदा होकर उठकर चले जाते हैं। अपने घर में सुकून से 10 मिनट बैठने का सुख भी नसीब नहीं है उनको, क्योंकि उनकी बहू को घर में रहने की तमीज जो नहीं है। ससुर के सामने चली जाती है सर खोल के। अरे हम सोच रहे थे नई नई शादी है, टोके ना, लेकिन तुमने तो जैसे आंख कान नाक सब बंद कर रखा है। समझ में नहीं आ रहा तुम्हारे सामने पड़ते ही ससुर जी उठकर क्यों चले जाते हैं। नमिता की बातें सुनकर बहू सुरभि बिल्कुल रुआंसी हो गई थी। उस दिन का दिन था, फिर कभी सुरभि के सर से घूंघट उतरा नहीं। धीरे धीरे समय बीता और 4 साल बाद सोना भी शादी करके अपने ससुराल चली गई। लेकिन कहते हैं ना, मायके में जैसे संस्कार की जड़ पड़ती है, लड़कियां ससुराल में भी वैसा ही व्यवहार करती हैं। अब क्योंकि उसने अपनी माँ को घूंघट के लिए अपनी भाभी के ऊपर सख्ती बरतते देखा था, इसलिए वो भी जिस दिन से ससुराल आई थी 24 घंटे घूंघट में ही लिपटी रहती। शादी के 3 दिन बाद। अरे सोना बेटा, हर समय अपने कमरे में बैठी रहती हो। बेटा बाहर निकला करो, हमारे साथ बैठा करो। तुम्हें कोई कैद की सजा थोड़ी न सुनाई है किसी ने। तुम अब इस घर की सदस्य हो। ससुराल को जेल समझना बंद करो। हम लोगों के साथ घुलने मिलने की आदत डाल लो बेटा। लेकिन मम्मी जी, वो मैं आप लोगों के साथ कैसे? कैसे का क्या मतलब है? अभी मैंने तुम्हें समझाया ना कि तुमको शादी करके घर की मेंबर बनाकर लाए हैं। कोई कैदी नहीं हो कि बस अपने कमरे में कैद होकर 24 घंटे घूंघट में गुड़िया बनकर बैठी रहोगी। और ये क्या है, 24 घंटे क्यों घूंघट में कैद रहती हो? इतना सुंदर चेहरा है हमारी बहू का और हमें देखने को ही नहीं मिलता। हटाओ इस घूंघट को। जैसे ही सोना की सास ने उसके सर से घूंघट खींचा, सोना अंदर तक सहम गई। अरे मम्मी जी, ये क्या करी आप? पापा जी सामने बैठे और आपने मेरे सर से घूंघट हटा दिया। सोना की बात सुनकर उसकी सास जोर से हंस देती है। अरे बेटा, तुमने अभी क्या कहा उन्हें? पापा जी, है ना? तो पापा के सामने घूंघट की जरूरत होती है क्या भला? तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूं, तुमको ना तुम्हारे पापा जी ही पसंद करके बहू बनाकर लाए थे। कहते थे बिल्कुल गुड़िया जैसी बहू है, हमारी बिटिया बनाकर रखेंगी उसे। और जिस दिन से तुम आई हो, उनकी आवाज से भी ऐसे दूर भागती हो जैसे उन्हें कोई छूत की बीमारी हो। अरे बेटा, सास ससुर भी तो माँ बाप ही होते हैं, उनसे इतना बच के रहने की कोई जरूरत ना है। सुबह चाय बनाती हो तो चाय भी लेकर चुपचाप अपने कमरे में भाग जाती हो। क्यों, हमारे साथ बैठकर चाय पीने में कोई समस्या है क्या? अब तो सोना बेचारी बिल्कुल ही रोने को हो जाती है। मम्मी जी, वो क्या है ना,
मेरे मायके में मैंने जैसा देखा है मुझे वही पता है। मेरी मम्मी कहती है कि बहू को सास ससुर के साथ बैठना ही नहीं चाहिए, कुछ खाना पीना तो बहुत दूर की बात है। सोना की सास बहू की बातें सुनकर बहुत हैरान थी। अपने में सिमटी सी रहने वाली और घबराई घबराई सी बहू सोना को कंफर्टेबल करने के लिए अगले ही दिन उसकी सास बाजार जाती है और उसके लिए थोड़ी शॉपिंग करती है। शाम के समय सोना बहू इधर आओ बेटा। देखो, हम तुम्हारी सास होकर साड़ी नहीं पहन पाते और तुम आजकल की बच्ची होकर 24 घंटे साड़ी में लिपटी रहती हो। तुम्हें देख कर ना मुझे बड़ा अनकंफर्टेबल लगता है। मैं जानती हूँ तुम अपने आप का भी नहीं कहोगी कि तुम्हें इस साड़ी और घूंघट में परेशानी हो रही है, इसीलिए मैं तुम्हारे लिए ये ड्रेसेस लेकर आई हूँ। और ये लो, ये है तुम्हारे और समर के हनीमून की टिकट। चलो जल्दी से सामान पैक करो, कल शाम को निकलना है तुम्हें। और हाँ, ट्रिप के लिए साड़ी सूट पैक मत कर लेना। लेकिन मम्मी जी, मैं ये सब कैसे पहन सकती हूँ? बिल्कुल वैसे जैसे मैं पहनती हूँ। अपने घर में कंफर्टेबल कपड़े पहने जाते हैं बेटा। ये हर समय 6 मीटर की साड़ी लपेट कर रखना क्या जरूरी है? मुझे तो अपनी किस्मत पर यकीन ही नहीं हो रहा। ससुर जी के सामने सर खोल के आना मतलब हमारे यहाँ पाप के बराबर है। बेचारी मेरी भाभी को तो न जाने कितनी बार किसी गलती के लिए डांट पड़ जाया करती है। मुझे तो उनकी हालत पर तरस आता है। बेचारी 24 घंटे घूंघट में रहकर ही काम करती हैं। अरे बेटा, तो तुम्हें विरोध करना चाहिए था ना अपनी माँ का। अपनी भाभी के लिए तुम स्टैंड नहीं लोगी तो और कौन लेगा? और वैसे भी बिटिया अपने मायके में जितनी निडरता से अपने मन की बात कह सकती है, बहू को वो आज़ादी कहाँ मिलती है? आप समझ नहीं रहे मम्मी जी। मेरी सासू माँ होकर आप मुझसे इतनी खुलकर बात कर रही हैं, लेकिन मेरी माँ ये बात कभी बर्दाश्त नहीं करेगी कि मैं उनकी बहू को घूंघट उतारने के लिए कहूँ। उल्टा वो तो मुझे भी घूंघट करके रखने को कहती हैं। मैं अगर भाभी को कहूँ कि आप घूंघट ना करो तो भी कोई फायदा नहीं है, क्योंकि घर में मर्जी तो मेरी माँ की ही चलती है ना। ठीक है, तो फिर लगता है तुम्हारे मायके को सुधारने का समय आ गया है। 2 दिन बाद सोना और उसकी सास उसके मायके पहुंच जाते हैं। बहन जी, जब से आपकी बेटी हमारे घर आई है ना, बस दिन रात आपकी ही तारीफ करती रहती है। आप लोगों की इतनी तारीफें सुन सुनकर हमने तो सोना बहू से कहा कि भाई हमें भी 2-4 दिन अपने मायके लेकर चलो, हम भी तो देखे कैसा है तुम्हारा मायका। अरे हाँ बहन जी, क्यों नहीं। ये घर भी तो आप ही का घर है। आप यहाँ पर खूब आराम से रहिए, हमें कोई समस्या नहीं है। सुरभि बेटा, देखो बहन जी यहाँ आ गई है। ध्यान रहे उन्हें किसी तरह की कोई समस्या ना होने पाए। खाने पीने से लेकर उनके सोने बैठने का इंतजाम भी उनकी पसंद के कमरे में करवा दो। भाई हमारी खासम खास मेहमान है बिटिया की सास, उन्हें तो हम किसी तरह नाराज नहीं कर सकते। क्यों बहन जी? समधन की बात सुनकर सोना की सास मुस्कुराने लगती है। अरे बहन जी, ऐसी कोई घबराने वाली बात नहीं है। मेहमान नवाजी करवाने के लिए थोड़ी ना आए हम यहाँ पर। अरे हम तो अपना घर समझ कर आए हैं कि अपनों के बीच में कुछ अच्छा समय बिताएंगे, और क्या। सोना के मायके में सोना और उसकी सास भी गज भर का घूंघट करके ही आए थे, ताकि नमिता उनके साथ सहज रहे। लाइए बहन जी, आज सबके लिए चाय मैं बनाती हूँ। सोना की सास घूंघट करके चाय का कप लेकर उसके पापा की ओर बढ़ती है। ये कैसी चाय बना कर लाई हो? जानती हो ना हमें अदरक वाली चाय पसंद है, और तुम अदरक की जगह इलायची डाल कर लाई हो। सारी जिंदगी बीत गई लेकिन हमारी पसंद की 1 कप चाय बनाना नहीं आया तुम्हें। अरे समधी जी, माफ कीजिए, ये चाय समधन जी ने नहीं मैंने बनाई है। आप नाराज मत होइए, मैं फिर से बना कर लाती हूँ। अरे माफ कीजिएगा बहन जी, हमें लगा कि सोना की माँ है और हम इतना कुछ बोल गए। अब आप बुरा मत मानिएगा। इस घूंघट के चक्कर में पता ही नहीं चलता कि सामने कौन खड़ा है। सारी औरतें एक जैसी नजर आती हैं। बात तो आपकी ठीक है समधी जी, सारी मुसीबत की जड़ ना ये घूंघट ही है। आप परेशान मत होइए। फिर एक दिन क्यों ना आज हम सब लोग शहर में चलकर मॉल देख कर आए। हमने सुना है बड़ी ऊंची ऊंची दुकान होती है वहां पर। अरे नहीं नहीं बहन जी, हमको ना ये मॉल वगैरह जाना पसंद नहीं है। हम तो भाई यहीं जैसलमेर की लोकल दुकानों से खरीदारी कर लेते हैं। अरे बहन जी, एक बार चलिए तो सही। अच्छा ठीक है, ऐसा करते हैं, सुरभि बहू और दीपेश को ले जाते हैं हम अपने साथ। अच्छा ठीक है, आप ले जाइए बच्चों को। सोना की सास उसकी भाभी और भाई को लेकर मॉल पहुंचती है। तीनों महिलाओं ने लंबा घूंघट अपने चेहरे पर डाल रखा था, जिसके कारण उन्हें बाहर कुछ भी देखने में बड़ी समस्या हो रही थी। अचानक ही सोना की सास का पल्लू एस्केलेटर में फंस जाता है और वो वहां पर जोर जोर से शोर मचा देती है। अरे काकी जी, ध्यान से चलिए ना, आपको पता है कितनी बड़ी मुसीबत हो जाती है अभी। अगर आपको चोट लग जाती तो?
अरे बेटा मेरी गलती नहीं है, गलती इस घूंघट की है। इस गज भर के घूंघट में दिखाई नहीं पड़ता कि आगे क्या है क्या नहीं। तुम आदमी लोग तो पैंट कमीज पहन कर आगे आगे चल देते हो, और हम औरतों को कितनी समस्या होती है। 6 मीटर की साड़ी संभाले और फिर उसके बाद मुंह पर ये 2 गज का घूंघट भी। घूंघट के उस पार कुछ दिखाई दे तो समझ में आए ना कि आगे सीढ़ियां है या एस्केलेटर। बस बेटा मेरी तब कोई मॉल वॉल घूमने की इच्छा नहीं बची, वापस चलो तुम। सोना की सास एस्केलेटर वाली घटना के बाद घर तो जरूर आ गई थी, लेकिन जब सोना के भाई ने घर आकर सबको इस घटना के बारे में बताया तो सभी लोग घबरा गए। अकेले में सुरभि बेटा, कल जो मॉल में हुआ उससे क्या समझ में आया तुम्हें? सही बताऊं तो मैं उस समय बहुत ही ज्यादा घबरा गई थी। जो हादसा आपके साथ हुआ वैसा तो किसी के साथ भी हो सकता है ना। ये घूंघट डालकर घर से बाहर निकलना वाकई बहुत खतरे की बात है। आपने बिल्कुल ठीक कहा, समझ में ही नहीं आता घूंघट के उस पार क्या है और क्या नहीं। आंखें होते हुए भी अंधों की तरह जीवन बिताना पड़ रहा है हम लोगों को। बेटा कल जो घटना घटी ना, दरअसल वो तुम्हें यही समझाने के लिए घटी थी कि घूंघट को त्याग दो। अरे तुम आज के जमाने की लड़की हो, कहाँ इस घूंघट और पर्दा प्रथा में फंसी हुई हो। काकी जी, सासू माँ घूंघट को लेकर बहुत सख्त है, इसलिए मुझे तो इस घर की बहू होने के नाते इस घूंघट में ही जीवन बिताना पड़ेगा। मुझे ये सब समझाने का कोई फायदा नहीं है। अरे बेटा तुम सुनो तो सही, तुम इतना समझ लो कि हम यहाँ पर तुम्हें घूंघट से आज़ादी दिलवाने के लिए ही आए हैं। कल हम तीनों बाजार चलेंगे और जानबूझकर तुम्हें बाजार में छोड़ देंगे, और वहां से मेरी सहेली की बेटी को ले आएंगे, क्योंकि तुमने भी घूंघट किया होगा और उसी रंग की साड़ी पहनी होगी। तो घर आकर हम कह देंगे कि घूंघट के फेर में हमसे गलती हो गई। समझ गई या नहीं? सब समझ गई काकी जी, आपका आइडिया वाकई बहुत अच्छा है, लेकिन क्या मम्मी जी पर इनका कोई असर होगा? बेटा होना तो चाहिए। अगर बहू के खो जाने पर भी तुम्हारी सास को बात समझ में ना आए, फिर तो समझ लेना कि वाकई टेढ़ी खीर है। हम अपनी तरफ से एक प्रयास तो कर ही सकते हैं। अगले दिन जैसा उन लोगों ने प्लान बनाया था वो सब तैयार होकर बाजार के लिए निकल जाती हैं। जानबूझकर आज सोना, उसकी सास और सुरभि तीनों ने हरे रंग की साड़ी पहनी थी। आप लोग यहाँ पर चाट खाइए, तब तक मैं सामने वाली दुकान से पानी लेकर आती हूँ। सुरभि पानी की बोतल लेने के लिए दूसरी दुकान की ओर बढ़ जाती है। यार अभी ना मुझे एक ऐप मिली। अरे काकी जी, आप दोनों आ गई, सुरभि कहाँ रह गई? बेटा वो सामने वाली दुकान में पानी लेने गई है, जाओ लेते आओ जरा उसे। सोना का भाई विक्की सामने की दुकान पर जाता है और हरी साड़ी पहनी हुई एक औरत जिसके हाथ में पानी की बोतल थी उसका हाथ पकड़कर उसे अपनी गाड़ी की ओर ले आता है। सोना, उसकी सास और भाभी तीनों गाड़ी में बैठकर वापस अपने घर आते हैं, पर आने के बाद जैसे ही वो अपना घूंघट उठाती है सभी लोग हैरान रह जाती हैं। अरे ये कैसे उठा लाए तुम लोग? सुरभि बहू कहाँ है? हमें क्या पता, सुरभि भाभी तो हमारे साथ ही थी, फिर ये अदला बदली कब हुई? मुझे लगता है सुरभि जब दुकान पर पानी की बोतल लेने गई ना, उसी समय विकी गलती से किसी और औरत का हाथ पकड़कर गाड़ी में ले आया। अरे मुझे क्या पता कि घूंघट के अंदर कौन है, और इसी कलर की साड़ी तो सुरभि ने पहन रखी थी ना। कद घाटी से भी ये मुझे सुरभि जैसी लगी, तो बस मैं हाथ पकड़कर इसे ले आया। अरे इसे तुम्हारा चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था, तुम्हें तो दिखाई दे रहा होगा ना कि तुम किसके साथ जा रही हो। क्यों चली आई इसके साथ? अरे घूंघट में हमें कौन सा नजर आता है कि सामने कौन है कौन नहीं। मुझे भी यही लगा कि मेरा घर वाला होगा जो इतने अधिकार से हाथ पकड़कर ले जा रहा है, इसलिए मैं भी आकर चुपचाप गाड़ी में बैठ गई। उस औरत की बात सुनकर नमिता माथा पकड़ लेती है। हे भगवान, मुझसे क्या अनर्थ हो गया। हमारी बहू कहाँ चली गई? इतने साल से वो अकेली कहीं नहीं निकली। घूंघट में पता नहीं कहाँ जाएगी बेचारी। कहीं कोई ऊंच नीच हो गई तो हम क्या करेंगे? तू जाकर जल्दी से पुलिस में रपट लिखा कर आ। बहन जी पुलिस रिपोर्ट तो आप लोग कर देंगे, लेकिन ये बताइए बिना घूंघट की कोई फोटो है बहू की आपके पास? पुलिस वाले घूंघट वाली फोटो में से तो ढूंढ के नहीं निकाल पाएंगे बहू को। काकी सा क्या करे, हमारे पास तो वाकई सुरभि का बिना घूंघट का कोई फोटो ही नहीं है। मेरे तो हाथ पैर फूल रहे, समझ में नहीं आ रहा कहाँ ढूंढूं सुरभि को। अरे माँ, ये सब ना आपके इस घूंघट की वजह से हुआ है। घूंघट की वजह से सारा बवाल हो रखा है घर में। उस दिन बेचारी काकी जी वहां मॉल में गिर पड़ी। वो तो शुक्र है भगवान का कि उनका घाघरा नहीं फंसा था, वरना पता नहीं क्या हो जाता। और आज तो मेरी घरवाली ही बदल गई। मैं बता रहा हूँ माँ, अगर मेरी सुरभि नहीं मिली ना तो मैं भी घर छोड़कर चला जाऊंगा।
रहना तुम अकेली घर में अपने उसूल और आदर्शों के साथ गज भर का घूंघट निकाल के। मैं अब अपनी सुरभि को अब ये घूंघट कभी नहीं करने दूंगा, चाहे जो हो जाए। मैं मानती हूँ बेटा, मेरी जिद के कारण ये सब हुआ है। मैं तो ठाकुर जी के सामने बस मन्नत मान रही हूँ, सही सलामत मेरी बहू वापस घर आ जाए। आज के बाद इस घर से घूंघट का नाम और निशान खत्म कर दूंगी। नमिता और समधी जी की धड़कन बढ़ती हुई देखकर अंत में सोना की सास उन्हें सारी असलियत बता देती है। देखिए बहन जी, बुरा मत मानिएगा, लेकिन आपकी बहू सुरभि कहीं नहीं गई। परेशान मत होइए, अभी कुछ ही देर में वो लौट आएगी। अभी तो हमने ये सब आपको समझाने के लिए सिर्फ नाटक किया था, लेकिन इतना समझ लीजिए ये सिर्फ नाटक नहीं है। ऐसा किसी दिन वास्तव में भी आपके साथ हो सकता है। दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच गई है, और आज तक आप अपनी बहू को इस घूंघट और पर्दे में बांध के रख रही हैं। आज़ाद कर दीजिए बच्चों को इन बंधनों से, और खुद भी निश्चिंत होकर रहिए। समधन की बात सुनकर नमिता को अपनी गलती का एहसास होता है और वो अपने घर से घूंघट को हमेशा के लिए हटा देती है।